स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल न्यू अनुभव मंतपा के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने न्यू अनुभव मंतपा का फाउंडेशन स्टोन ले किया। कहाँ पर? बाशवा काल्यम में। ये वही जगह है जहाँ पर 12th सेंचुरी पोएट एंड फिलोसोफर बाशवेश्वर ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत किया। सबसे पहले तो ये है क्या चीज़? न्यू अनुभव मंतपा एक 6 फ्लोर स्ट्रक्चर होगा जो बनाया जाने वाला है। अनुमानित समय है 2 साल। उम्मीद की जा रही है कि विदिन 2 ईयर इसे कंप्लीट किया जाएगा। ये 7.5 एकड़ के प्लॉट में बनाया जाएगा जो लॉर्ड बासवेश्वरा के जो भी प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज हैं उनको पोर्ट्रे करेगा, दिखाएगा। ये जो नया स्ट्रक्चर है वो 12th सेंचुरी में जो अनुभव मंतपा हुआ करता था, जिसे कई बार दुनिया का पहला पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जिसे लॉर्ड बासवेश्वरा ने बासव कल्याण में उस समय स्टैब्लिश किया था। बासव कल्याण एक सिटी है जो वर्तमान के कर्नाटका में है। यहाँ पर बात की जा रही है कि इसका एक नया स्वरूप हमारे सामने 2 साल में तैयार होकर आ जाएगा। तो ये जो पुराना था, यानी कि जो ओल्ड अनुभव मंतपा हुआ करता था, या अनुभव मंटप आप सिंपली उसे कहिए, मंडप कहिए, वो क्या था? एक्चुअली में जो अनुभव मंतपा हुआ करता था वो एक एकेडमी हुआ करती थी। किस चीज़ के लिए? जहाँ पर जो मिस्टिक्स थे, सेंट्स थे, फिलोसोफर्स थे, जो लिंगायत फेथ से बिलोंग करते थे, वो आपस में आकर बैठते थे। रिलीजियस पॉइंट्स पर, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पर डिबेट एंड डिस्कशंस हुआ करते थे। इसे दुनिया की फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जिसका लिटरल मतलब होता है एक्सपीरियंस पेवेलियन, जहां पर आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मैन, वुमेन, दलित, शूद्रास, ब्राह्मण्स, वैश्यास, सभी लोगों को एक ही माना जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई कास्ट या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो इसे काफ़ी रेडिकल माना जाएगा, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होता था। वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम सोसाइटी में प्रिवेल करते थे। लेकिन यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मर लॉर्ड बासवेश्वर थे वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज को एडवोकेट किया करते थे। तो बासवेश्वरा जी थे कौन? ये 12th सेंचुरी के कन्नड़ सोशल रिफॉर्मर, पोएट एंड फिलोसोफर थे, जो कि कर्नाटका में उस समय जो कालाचुरी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके जो राजा थे बिज्जलवन, उनके समय में जो प्रिवेलिंग सोसाइटी थी वहाँ पर सोशल अवेयरनेस का प्रयास कर रहे थे और कई तरीके से सोसाइटी को प्रभावित कर रहे थे अपनी पोएट्रीज के माध्यम से। उनकी जो पोएट्रीज थी उन्हें पॉपुलरली वचना कहा जाता था। सोशल रिफॉर्मर के तौर पर उन्होंने जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हुआ करते थे, लाइक वुमेन या फिर लोअर कास्ट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। उनका मानना था कि सभी लोग इक्वल होते हैं, इसीलिए क्लास, कास्ट, क्रीड या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। और इस दिशा में उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया वुमेन के लिए भी, जो उनकी फर्स्ट पार्लियामेंट रही, जिसे हम अनुभव मंतप कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि केवल एक ही सुप्रीम बीइंग है जिसे वो शिव मानते हैं। सभी सजीव या निर्जीव व्यक्ति या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें जीवन है या फिर नहीं है, वो सुप्रीम बीइंग के सामने, उस परमपिता के सामने एक समान है, एक बराबर है। अगर हम उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो उन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामाजिक आर्थिक जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे सामने रखे। इनमें एक तो है कायका। इसमें जो वर्ड है काया, इसका मतलब शरीर होता है। इसका मतलब है काम, जिसमें वो डिवाइन वर्क की बात करते हैं, मतलब जो कुछ भी आप काम करना चाहते हैं उसे पूरी निष्ठा से करिए। और दूसरा है दासोहा, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। उनका मानना था कि एक समान काम के लिए एक समान वेतन मिलना चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक समाज में हर व्यक्ति को अपनी चॉइस का काम लेना चाहिए और उसे पूरी सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। अगर हम लॉर्ड बासवन्ना के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उन्होंने अनुभव मंतप का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर लिंगायत फेथ के सभी लोग आते थे और जो कॉमन ह्यूमन वैल्यूज थी, थॉट्स थे, उन पर विचार विमर्श किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कई सारे जो शरणास थे वो पार्टिसिपेट करते थे। शरणास वो लोग होते थे जो लिंगायत ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। इसमें लोअर स्टेटा जो सोसाइटी का है वहाँ के पार्टिसिपेंट्स भी आया करते थे।
ये इसे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, ये तो इंफॉर्मेशन रिपीट हुई है। सरना मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये इगैलिटेरियनिज्म को प्रीच करता था। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति बराबर होता है। इस मूवमेंट को काफी रेडिकल समझा जा सकता है उस समय की सिचुएशंस के हिसाब से, जहां पर सोसाइटी वेरियस पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड थी। एट दैट टाइम वचनास के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड की गई। लॉर्ड बासवन्ना जी कल्याण राज्य की बात भी करते हैं। कल्याण राज्य का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसकी तुलना आप आज के वेलफेयर स्टेट से कर सकते हैं, जहां पर यह माना जाता है कि हर व्यक्ति को उतना ही काम करना चाहिए जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके, और अगर आपके पास कुछ सरप्लस है तो आप उसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करिए ताकि सभी लोगों का भला हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने काफी पहले पिक्चराइज किया था और उसकी बात की थी। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी हाल ही में सीरीज ऑफ रिकमेंडेशंस दी। क्यों दी? ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसमें एक व्यक्ति अपने मानवीय श्रम का इस्तेमाल करके, ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करके जो एक्सक्रेटा है उसे साफ करता है, सीवेज लाइंस को साफ करता है। काफी इनह्यूमन प्रैक्टिस है ये, जिसे सोसाइटी से इरेडिकेट करने की आवश्यकता है। रिकमेंडेशन एनएचआरसी से आई है, तो एनएचआरसी के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन क्यों किया गया था? क्योंकि उसके 2 साल पहले पेरिस में 1991 में एक वर्कशॉप हुई थी। यह पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप थी जहां पर ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसके जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करते हुए हमने एनएचआरसी बना दिया अपने यहां भी, और इसे एक लॉ बनाकर तैयार किया। तो ये एक स्टैच्यूटरी स्टेटस भी अवेल करता है, क्योंकि इसके लिए हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 तैयार किया था। इनके काम क्या है? ये किसी भी ऐसे मुद्दे को जहां पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, जिसे आप सुओ मोटो कह सकते हैं। सुओ मोटो का मतलब ये होता है खुद से संज्ञान ले लेना। कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, न्यूज़ चैनल पे देख लिया, तो इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया, या किसी ने पिटीशन दे दी है, या कहीं से जानकारी मिल गई कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। कमीशन रिसर्च भी करता है कि ह्यूमन राइट का स्टेटस क्या है, लोगों को अवेयर करना, एनजीओज के साथ असिस्टेंस देना, ताकि लोग ह्यूमन राइट के बारे में अच्छी जानकारी रखें। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं। ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट को लेकर एडवाइसेस देना, ह्यूमन राइट सही तरीके से इंश्योर्ड है कि नहीं उसे मॉनिटर करना, और ह्यूमन राइट को लेकर लोगों को एजुकेट करना, यानी कि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं एनएचआरसी की। एनएचआरसी के कॉम्पोजिशन में भी कुछ समय पहले कुछ बदलाव हुए हैं, उन्हें संज्ञान में लेकर ही बात करेंगे। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, पहले ऐसा कहा जाता था कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं केवल वही बन सकते हैं, लेकिन अभी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी एनएचआरसी के चेयरपर्सन बन सकते हैं। जो चेयरपर्सन हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट ये अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं करते, बल्कि उन्हें इसके लिए रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड प्रेसिडेंट को किया जाता है 6 मेंबर्स की एक कमेटी के द्वारा, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस में, तो यहां पर 2 लोग हो जाएंगे। लेटर ऑन यूनियन होम मिनिस्टर, तो 6 लोग हो गए। अब यहां पर जो चेंजेस हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, चेयरपर्सन पहले केवल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते थे, लेकिन अभी जज भी हो सकते हैं। ये एक चेंज अभी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा पहले मेंबर्स की जब बात की जाती थी तो एनएचआरसी में 2 ऐसे मेंबर्स हो सकते थे जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स की, लेकिन यहां पर अमेंडमेंट किया गया है और अब यहां पर 3 लोगों की संस्तुति की गई है कि 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ह्यूमन राइट के प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिसमें कम से कम एक महिला जरूर होनी चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें तो पहले एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस कमीशन का चेयरपर्सन है वो ऑटोमेटिकली एनएचआरसी में चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स ऑफिशियो का अगर आप मतलब जानना चाहते हैं तो आपके माता जी के जो भाई हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मामा हैं, मतलब जो भी आपके माता जी के भाई होंगे वो अपने आप ही आपके मामा हो जाएंगे। यही मतलब है एक्स ऑफिशियो का। तो यहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन,
इनके जो भी चेयरपर्सन होते थे वो ऑटोमेटिकली एनएचआरसी के मेंबर बन जाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशन किया गया है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इन्हें भी एनएचआरसी के मेंबर के तौर पर अब स्वतः ही मान लिया जाएगा। टर्म की बात करें तो पहले जो टर्म हुआ करता था एनएचआरसी के मेंबर्स का, वो 5 साल या फिर 70 साल की उम्र होती थी, जो भी पहले पूरी हो जाए। लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है, अब ये 3 साल या फिर 70 साल की उम्र हो गई है, जो भी पहले पूरी हो जाए। तो आप इन बदलावों को भी संज्ञान में लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लासी के बारे में है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में लासी वेव 1 को अभी हमारे सामने रखा। अब ये है क्या? देखिए, एक फुल स्केल नेशनल सर्वे है। सर्वे किस लिए है? ये एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स किस प्रकार से ऐसे लोगों को प्रभावित करते हैं जिनकी उम्र भारत में काफी तेजी से बढ़ रही है। लासी, इस स्टडी को कंडक्ट किसने किया? इसे कंडक्ट किया गया है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करती है। उन्होंने इस पूरे स्टडी को कंडक्ट किया। इनके साथ कुछ और लोगों ने भी इसमें सहायता की, मदद दी। वो उसमें आप नाम ले सकते हैं IIPS का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग। यहां पर देखिए, जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं 45 या उससे अधिक उम्र के लोगों के 72,250 सैंपल्स रहे। 31,464 ऐसे लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के 6,749 सैंपल्स कलेक्ट किए गए। मतलब काफी ब्रॉड रहा ये सर्वे। इसमें सभी स्टेट्स एंड यूटीज को कवर किया गया, सिक्किम को छोड़ दीजिए आप। ये इंडिया का पहला और दुनिया का लार्जेस्ट सर्वे है जहां पर लॉन्गिट्यूडनल डेटाबेस तैयार किया गया। लॉन्गिट्यूडनल डेटाबेस का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल्स हैं, उनका आप एक कंपैरिजन करते हैं सर्टेन टाइम पीरियड में कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। इसे लॉन्गिट्यूडनल डेटाबेस कहा जाता है। तो ये जो डेटाबेस तैयार किया गया, ये ओल्डर पॉपुलेशन के लिए है। होपफुली ये पूरा सर्वे आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि कैरेकल के बारे में है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अभी अपनी 60th मीटिंग में यह कहा कि जो कैरेकल हैं उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डाल दिया जाए। यही है कॉन्टेक्स्ट। इसका साइंटिफिक नेम कैरेकल है। एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है, बिल्ली, थोड़ी बड़ी होती है। यूजुअली आपको अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। वैसे ये सेंट्रल एशिया और इंडिया में भी मिलती है, तभी तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसके टेक्सचर्स की बात करें तो ये गहरे पीले रंग की होती है, रेडिश गोल्ड कलर होता है इसके चिन का। जो थ्रोट एंड अंडर साइड है, यहाँ के कलर्स की अभी तक हम बात कर रहे थे। इसके लार्ज एंड पॉइंटी ईयर्स होते हैं, जहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर टिप पर मिलेगा भी, जैसा कि आप इस इमेज में भी हल्का देख पा रहे होंगे। वैसे आप ऐसी इमेजेस को सर्च कर सकते हैं गूगल पर, वहाँ पर आपको और अच्छे से दिख जाएगा। अब यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया हंटर होती हैं, बहुत तेज होती हैं। बर्ड्स, रोडेंट्स, जो चूहे या उसके प्रजाति के जीव होते हैं, नेवले, कई बार तो छोटे मंकीज का भी शिकार कर लिया करती हैं। इंडिया में जो कैरिकल्स हैं उनकी हंटिंग प्रोहिबिटेड है, काफ़ी रेयर स्पीसीज है। इसकी एक सब स्पीसीज जो कि काफ़ी रेयर है वो इंडिया में पाई जाती है, जो कि अरेबिया और सेंट्रल एशिया में भी मिलती है। इंडिया में ये कैरिकल्स ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न और श्रब फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के। ऐसे आपको राजस्थान, गुजरात में मिलेंगे, बहुत कॉमन नहीं है बट दिख जाते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF के बारे में है। RBI ने PIDF स्कीम को अभी हाल ही में ऑपरेशनलाइज किया। क्यों किया? ताकि डिजिटल पेमेंट को बूस्ट कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अभी कोविड के आने के बाद जो डिजिटल पेमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है। हम बिना कॉन्टैक्ट के पेमेंट करना चाहते हैं, या कई बार जो POS मशीन है उसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रा होना चाहिए। ये इंफ्रा हमें बड़ी सिटीज़ में तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर ये इंफ्रा कम देखने को मिलता है, फैसिलिटीज़ कम है। तो जो डिजिटल पेमेंट है उसका डेवलपमेंट छोटी सिटीज़ में, यानी कि Tier 3 से लेकर Tier 6 की सिटीज़ में भी हो जाए, उसी उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी फोकस में रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अक्सर हम Tier 3
या टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ को डेवलपमेंट के बेसिस पे देख लेते हैं कि जो सिटीज़ ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं, वो टीयर 1 में आती हैं, ऐसा नहीं है। इसका पैरामीटर पॉपुलेशन है। टीयर 1 में 1 लाख और उसके ऊपर की पॉपुलेशन की सिटीज़ आती हैं। टीयर 2 में 50,000 से 1 लाख, टीयर 3 में 20,000 से 50 लाख, टीयर 4 में 10,000 से 20,000, टीयर 5 में 5,000 से 10,000 और टीयर 6 में 5,000 से कम पॉपुलेशन की सिटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। ये जो इसके लिए जो फंड डिसबर्स किया जाएगा वो ऑपरेशनल हो जाएगा 3 सालों के लिए 1 जनवरी 2021 से। हालांकि आवश्यकता पड़ी तो 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। इसे मैनेज किया जाएगा एक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, इस फंड को, जिसके चेयरपर्सन होंगे आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर। राइट नाउ वो बीपी कानूनगो हैं। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखिए कई तरीके के डिवाइसेस में इसमें जो फंड है वो दिया जाएगा ताकि उन्हें प्रमोट किया जा सके, लाइक फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, क्यूआर कोड बेस्ड जो पेमेंट्स होते हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा। किस बेसिस पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये इंफ्रा और ज़्यादा डेवलप हो, इसके लिए ज़रूरी होगा कि कितना खर्चा आ रहा है ऐसे इंफ्रा को सेटअप करने के लिए ताकि डिजिटल पेमेंट इंश्योर किया जा सके, किस तरीके की डिवाइस इस्तेमाल हो रही है, लोकेशन क्या है, इन सभी को संज्ञान में लिया जाएगा। इवेल्युएशन हर 6 महीने पर किया जाएगा कि कितना खर्चा आया है। कुछ बेसिक पैरामीटर्स भी होंगे, लाइक अगर हमें सब्सिडी अवेल करनी है तो जो मिनिमम यूसेज होना चाहिए, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन हमने लगा रखी है अपनी शॉप पे, तो वहाँ पर 50 ट्रांजेक्शन कम से कम 90 दिनों में होने चाहिए, जिसमें 90 दिनों में 10 दिनों में 90 दिनों का इवेल्युएशन अगर हम कर रहे हैं तो 10 दिनों में ये मशीन जरूर इस्तेमाल में होनी चाहिए। तो इस पैरामीटर को अगर पूरा किया जाएगा तो ही इस स्कीम के तहत सब्सिडी को अवेल किया जा सकता है। अब आगे हम बढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स की ओर। बिफोर दैट ये इन्फॉर्मेशन है मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, जहां पर आप ऑनलाइन अपने टेस्ट दे सकते हैं। वैसे 1 साल के भीतर आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके बारे में अगर आप कोई और डिटेल चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बताइए। पीआईडीएफ ये एक पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज के लिए। न्यू अनुभव मंतपा ये लॉर्ड बासवेश्वरा की जो फिलॉसफी है उनके प्रिंसिपल्स को एम्बॉडी करेगा, पोर्ट्रे करेगा। लासी जिसे अंडरटेक किया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करते हैं। चौथा है कैरेकल्स, ये मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस सेशन में यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।